एपी में बात आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एपी में? हम लोगों ने जनरल टर्म की बात की थी, उसके बाद क्या निकाला था कि एंड से एन टर्म उसके फार्मूले के भी लास्ट से करते थे, कभी एम टर्म होता था एम। तो उसी में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे हमको फाइंड करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म इन गिवन एपी। एक एपी गिवन है, उसमें हमको ये बताना है कि टोटल कितने टर्म्स हैं, और एपी जो गिवन है वो दी है 4, 9, 14 और बहुत सारे कहाँ तक दी है, वो दी है 254 तक। तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन होंगे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। उसमें क्या होगा कि हमको एक एपी गिवन होगी, उसमें हमें ये नहीं पता होगा कि कितने टर्म्स हैं, तो उसमें फाइंड दिया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हमें एन फाइंड करना है कि टोटल टर्म्स कितने, क्या फाइंड करना है हमें एन फाइंड करना होगा। तो जब भी हमको टोटल टर्म्स फाइंड करना है तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, तो सबसे बिगिनिंग होती है कि हमको फर्स्ट टर्म क्या है, ए। तो फर्स्ट टर्म का मतलब जो फर्स्ट टर्म है ये कितना है, 4 है। फिर बात आती है जो दूसरा नंबर हमने सीखा था डी का मतलब क्या था, वो कॉमन डिफरेंस था। अच्छा, अगर पहले से पता है ये एक एपी है तो किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को अगर माइनस करें, 9 में -4 करें या 14 में -9 करें, वो क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल आएगा। तो जब भी हमको कॉमन डिफरेंस निकालना होता तो सेकेंड में माइनस फर्स्ट करते हैं, तो 9 - 4 से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप कोई भी टर्म पिक करेंगे तो कॉमन डिफरेंस ऑलवेज कितना आएगा, वो 5 आएगा। तो हमको ए और डी पता चल गए हैं, तो उसकी हेल्प से हम एन फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी एपी गिवन हो, ध्यान से सुनना सब लोग, जो भी एपी गिवन हो उसका nth टर्म का फार्मूला लगाते हैं। अगर हम nth टर्म की बात करें तो उसकी बात हम बहुत बार जो कर चुके हैं, an का फार्मूला होता है a + n - 1 × d, ये तो फार्मूला होता है। इसमें an क्या होता है, an का मतलब nth टर्म, nth का मतलब लास्ट टर्म। जनरली क्या होता है, जो डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि लास्ट ही होगा, लेकिन जब गिवन होती है एपी और लास्ट टर्म प्रेजेंट हो तो यही तो nth टर्म हो गया। जितने भी प्रेजेंट जितने भी एपी हैं इसके लिए, इस गिवन एपी के लिए लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। तो जो लास्ट टर्म होता है किसी एपी का, उसको हम उस एपी के लिए क्या बोलेंगे, nth टर्म। इस पर्टिकुलर एपी का अगर nth टर्म निकालना हो इस जितने भी गिवन टर्म में, तो लास्ट टर्म को क्या कंसीडर करते हैं, nth टर्म। तो यहाँ पे nth टर्म दिया कितना है, वो दिया है 254। क्या दिया है, 254। और फर्स्ट टर्म क्या है, वो a है, और n ऐसा ही रहेगा, n - 1, और d की वैल्यू क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, तो क्या हो जाएगा, 254 एज इट इज़, 4 5 का मल्टीप्लाई n में 5n - 5, तो 254 एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई करें, 5n एज इट इज़, और 4 और -5 मिलके -1 हो गया। तो यहाँ से अगर हम 5n की वैल्यू निकालें तो 1 अनदर साइड ही आएगा, तो 255 हो जाएगा। अब क्लास 10th लेवल पे इतना नेचुरल होता है कि किसी को भी हम LHS में रखें, किसी को RHS में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालनी तो कितनी हो जाएगी, 255/5। इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 55, 5 1 जा 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई है, तो यहाँ से n की वैल्यू 51 आ गई। मतलब इस एपी में कितने टर्म है, टोटल 51 टर्म है। और जो nth टर्म की बात हमने की थी वो कौन सा टर्म होगा, 254, वो टर्म हो जाएगा 51th टर्म। उसकी वैल्यू क्या होगी, 254, और इसमें टोटल टर्म्स कितने हो गए, 51। यही हमको पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन इसी टाइप का और भी करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी हम लोग इसी में और कर रहे हैं, उसमें भी बस जस्ट यही होगा। अच्छा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि आपको एपी गिवन होगी, कभी nth टर्म दिया होगा, कभी ए में ए की वैल्यू x y में आ जाएगी, डी की वैल्यू x में होगी, तो कोई एक अननोन होगा। जैसे अब किसी और एक क्वेश्चन की बात करें तो उसको पिक करते हैं, कोई एक क्वेश्चन। कोई सिंपल सा क्वेश्चन मैं देख ले रहा हूँ। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे दिया है 6, 13, 20 और ... 216।
तो इसमें पूछा गया है कि हमको टर्म सारे गिवन, ये एक एपी है, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है, ये क्या है, ये एक एपी है, क्या है, एपी है। तो इस एपी का हमें क्या निकालना है, टोटल टर्म निकालने हैं। अब nth टर्म तो इसमें पूछा नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट टर्म को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, nth। वैसे अगर बोला जाए nth टर्म क्या होगा, अगर हम फार्मूला लगाएं, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ पे क्या हमको n की वैल्यू पता, n का मतलब होता है कि टोटल कितने टर्म्स हैं, यही तो होता है। तो फिर कभी कभी हमको पर्टिकुलरली वो टर्म्स पूछ लिया जाता तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो हमको अगर यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस केस में हम लोगों का an क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 216। तो वो तो सेट पैटर्न है, an क्या हो गया, जो लास्ट टर्म है, a की वैल्यू 6 हो गई, n माइनस 1 एज इट इज़, और d अब डायरेक्ट कर रहे हैं। d का क्या मतलब है कि सेकेंड में फर्स्ट घटाएं या थर्ड में माइनस करें सेकेंड वाला, तो वहाँ से कितनी हो गई, वो हो जाएगी 6। 13 में माइनस 6 किया तो 7 आएगा, और 20 में 13 माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा, तब भी 7 आएगा। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें 6 एज इट इज 7n माइनस 7, तो यहाँ से अगर हम और भी सिंप्लीफाई करें तो 7n को एज इट इज़ यहीं रखे रहें, और 6 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -1, और तो 216 एज इट इज़। इस -1 को जब इधर आएंगे कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7n की वैल्यू कितनी हो गई है, 217। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालें तो 217 अपान क्या हो जाएगी, 7। तो इसको सिंप्लीफाई करें कितना आ जाएगा, 31। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 31 आ गई। मतलब इसमें टोटल कितने टर्म होंगे, वो 31 टर्म होंगे। क्लियर हो गया। तो ऐसे कैसा भी क्वेश्चन हो, माइनस का साइन इन्वॉल्व हो, प्लस हो, हमें उससे नहीं मतलब है। आखिरी वाले टर्म को nth टर्म कंसीडर करते हैं। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म हो गई, d को क्या बोलते हैं, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में लास्ट वाले में उसके जस्ट पहले वाले को माइनस करके क्या फाइंड कर लेते हैं, nth कॉमन डिफरेंस। तो ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन इसी टाइप में और करते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन करते हैं। एक बार क्वेश्चन को पहले रीड कर लो। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जस्ट इसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व है। ये क्वेश्चन एकदम अगर हम रिमाइंड करें तो ये एक इक्वेशन टाइप क्वेश्चन बनेगा। बट पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के सो मैनी क्वेश्चन अकर होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन भी दिया है, इफ़ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म, फाइंड ए एंड डी। ए एंड डी का क्या मतलब है कि हमको फर्स्ट टर्म और क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो बात क्लिक करती है वो बात होती है एपी की, कि एपी क्या होती है। तो एपी का क्या मतलब होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करता है। तो जब भी हमारे दिमाग में एपी आती है, और हमने ए और डी की बात क्वेश्चन में ऑलरेडी की है कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो अच्छा डायरेक्टली भी या कहा जा सकता है फाइंड द सीक्वेंस ऑफ एपी, वो भी लिखा होता है। तो हम मतलब उस केस में क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो मैंने जनरली लिख दिया है फाइंड ए एंड डी। इसका मतलब है ए का मतलब हम लोग अब तक क्या इसको बोल रहे थे, फर्स्ट टर्म, डी का क्या मतलब है, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले बात करें कि इफ़ द 10th टर्म ऑफ एपी क्या दिया है, 10th टर्म दिया है, एपी का कितना दिया, 10 टर्म किसका, एपी का कितना गिवन है, वो दिया है 52। तो जब भी हम बात करते हैं कि फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो अगर 10th टर्म की बात करें तो जब भी हमें टर्म को फाइंड करना होता तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, जनरल टर्म आता है। तो जनरल टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला होता था। तो हमको अगर वो निकालना है, 10th टर्म फाइंड करना है, तो n की जगह पे 10 रखेंगे तो a 10 क्या आएगा, a प्लस एन 10 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आ जाएगा, ये बात हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। 10th टर्म में क्या आ जाएगा, a प्लस 9d, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 52। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे बिना फार्मूले की भी हेल्प से कि 10th टर्म क्या होता है, एक फर्स्ट टर्म ए और एक माइनस कर में डी का कोफिशिएंट वही आता। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कि जो 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म। तो पॉलिनोमियल में जो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हमने कुछ बहुत किए थे, तो वही बात यहाँ पे कंटिन्यू हो रही। सबसे पहले हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करनी है, तो जो 17th टर्म है,
तो ऐसे लिखते हैं A17। कभी कहा गया था जो 10th टर्म तो उसको A10 लिख सकते थे, 13th टर्म को A13 लिखेंगे। तो जो 17th टर्म है तो A17 की बात की गई है, उसकी बात की गई है 13th टर्म से कंपैरिजन किया गया, लेकिन 17th टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म, तो A13 भी लिख दिया। जो 17th टर्म है A13 में अगर हम कितना ऐड कर दें, 20 ऐड कर दें, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के। तो इतना तो सबको नेचुरल होता होगा ये बात आना कि 20 हम कहाँ पे ऐड करेंगे, A17। क्या बोला गया, 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म। तो A17 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है किससे, A13 से। तो इक्वलिटी होल्ड करने के लिए हम 20 कहाँ पे ऐड करेंगे, जो लेस है। ये वाला नंबर 20 बिगर था किससे, A13। तो इक्वलिटी हमको होल्ड करानी है तो हम कहाँ पे 20 ऐड करेंगे, जो कम नंबर था। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जब भी A17 का मतलब है 17th टर्म है, और जब भी टर्म की बात आती तो उसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, A+16D। इसकी बात हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें A13 क्या होगा, तो A13 को क्या लिखेंगे हम, A+12D +20। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। अब इधर ध्यान दो। अब अगर हम यहाँ से फोकस करें अपने क्वेश्चन पे देखा जाए तो A इधर भी है, A इधर भी है, तो A कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल होने का मतलब है किसी एक साइड A को ले जाएंगे तो A- क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 16D अभी क्या रिमेनिंग हुआ, तो रिमेनिंग बचा 16D = 12D +20। तो अगर हम D को सेम साइड लाएं तो 16 - 12 कितना बचेगा, 4D। 4D = 20 और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/4, वो हो जाएगी D की वैल्यू 5। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जब फाइंड हो गई तो हमको D फाइंड करना था। क्वेश्चन में D की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे 20/4 है, जल्दी जल्दी में 5 हो गया, 20/4। तो A की वैल्यू क्या हो गई, 4 5 जा 20। D की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो D की जो वैल्यू आई है उसको वापस हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें। A+9 × D की वैल्यू कितनी निकाली, 5 = 52। तो यहाँ से A+45 = 52। तो A की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो 52 - 45 कितना हो जाएगा, ये बचेगा 7। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू 7 आ गई और D की वैल्यू क्या आ गई, 5। अच्छा, यहाँ से हमसे कहा जाए कि अगर हमको A और D की वैल्यू पता है तो AP क्या होगी। अगर यही क्वेश्चन में पूछा गया कि हमको AP बताओ तो AP का सीक्वेंस क्या होता, A फिर A+D फिर A+2D फिर A+3D। तो वो तो ऐसे इनफाइनेटली मैनी टाइम मूविंग रहता है। तो अगर हमको AP भी फाइंड करनी होती तो A और D की वैल्यू हम वापस यहाँ पुट करते जाते और आंसर निकालते जाते। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें बस हमको इक्वेशन फॉर्म करनी होगी और क्या फाइंड करना होगा, A और D की वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग सारे कर लेंगे। हम ऐसा कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन के टाइप्स हैं सारे हम लोग बोर्ड पे डिस्कस कर ले रहे हैं, वो सिंपल हो हार्ड हो हर टाइप के, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो एक दो टाइप और इस टाइप के क्वेश्चन में बचे। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आस्क होता है कि जैसे क्वेश्चन है, इज़ 184 ए टर्म of an AP 3, 7, 11, 15। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। ऐसा पूछा जाएगा कि एक कोई नंबर दिया होगा, फिर पूछा जाएगा एक AP गिवन है, इज़ 184 ए टर्म ऑफ एन AP गिवन होगी। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, मतलब अगर हम इसको ऐसे स्टार्ट करें कि 3 के बाद 4 ऐड हुआ, फिर से 4 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड किया, इसको हम जहाँ तक भी लिखें तो क्या जब हम इन नंबर्स को एक्सपेंड करेंगे 3 को, 7 को, 11 को, 15 को, जहाँ तक भी AP मूव करेगी, क्या इनके बीच में कहीं 184 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये अकर होगा कि नहीं होगा, ये हमको चेक करना है। क्या करना है, ये हमको चेक करना है कि क्या ये टर्म अकर होगा कि नहीं होगा। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम इस टर्म को nth टर्म कंसीडर कर लेते हैं। सबसे सिंपल होता है कि जो टर्म हमसे पूछा जाए वो कोई ना कोई नंबर का, अगर ये टर्म होगा तो कोई ना कोई नंबर का तो होगा। वो 20th टर्म हो सकता है, 25 हो सकता है, 50th हो सकता है, 100th हो सकता है, तो कोई ना कोई टर्म तो ज़रूर होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म कंसीडर कर लेते हैं कि ये मान लो क्या होगा, लेट
हम लोग कंसीडर कर लेते हैं लेट 184 इज nth टर्म। क्या मान लिया? nth टर्म। अगर ये nth टर्म है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको an लिखेंगे। an क्या लिखेंगे? 184। और an nth टर्म का फार्मूला क्या होता है जो हम लोग बिगिनिंग से पढ़ रहे हैं? वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी कंसीडर की है? 184। फिर क्या करते हैं, जब वैल्यू को सारे हम पुट करेंगे, क्या इस क्वेश्चन में जो ए पी गिवन है उसमें ए कितना है? उसमें ए कितना है? वो 3 है। डी कितना है? डी का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम ए और डी की वैल्यू पुट करते हैं। आगे क्या करना वो बात की बात है, पहले हम लोग ये चेक कर रहे हैं ए और डी की वैल्यू वापस क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो इक्वेशन बनाई थी वो क्या थी? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 184। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू हो गई 3, एन माइनस 1, डी क्या हो गया? 4 इक्वल टू 84, 184। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई में 4 और n माइनस 1 किसमें है? मल्टीप्लाई में। ये 3 कैसा अलग नंबर है तो 3 को अनदर साइड ले जाएं तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 184, 84 माइनस 3। तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया? ये बचा 181। अब हमको n की वैल्यू फाइंड अभी करनी है, तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें 4n माइनस 4 इक्वल टू 181। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 4n की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 4 अनदर साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? 185। तो इसको अगर n की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करें तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 185/4। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 16, कितना रिमेनिंग रहा? 2, और 4 6 जा 4, 14, 6 पॉइंट में कुछ आएगा, मतलब कोई इंटीजर नहीं आएगा। तो जब क्वेश्चन था अपनी जो एपी थी, एपी क्या थी? एपी यही तो थी कि एपी क्या थी अपनी कि 3, 7, 11 बहुत सारे टर्म दिए थे। उसमें ये पूछा गया था क्या इसमें 184 अकर करेगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो टर्म पूछा जाए उसको nth टर्म कंसीडर करके n की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर n की वैल्यू इंटीजर आ जाए, क्या आ जाए? n बिलोंग करे इंटीजर को, तो वो टर्म उसमें अकर करेगा। और n की वैल्यू इन केस इंटीजर नहीं आती है, अगर n की वैल्यू इस केस में क्या आएगी? n की वैल्यू इंटीजर नहीं आई है। क्या नहीं आई है? इंटीजर नहीं आई है। तो अगर इंटीजर नहीं आई तो हम कहेंगे ये वाला जो टर्म है वो इसमें कभी अकर नहीं करेगा। मतलब 184 इज नॉट ए टर्म इन गिवन एपी। जो एपी गिवन थी उसका ये टर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब भी हम कोई सीक्वेंस लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? पहला टर्म, दूसरा टर्म, ऐसा तो नहीं लिखते उसके बाद 2.5 टर्म लिख दिया कि उसमें फिर 3.25 टर्म आ गया, ऐसा तो कुछ होता है नहीं। वो सीधी सी गिनती चलती है, पहला, दूसरा, तीसरा इंटीजर चलते हैं। तो n की वैल्यू क्या फाउंड होनी चाहिए? वो इंटीजर फाइंड होगी, तब हम कहेंगे वो टर्म अकर करेगा। अगर n की वैल्यू उस पर्टिकुलर गिवन nth टर्म के लिए इंटीजर नहीं आती है तो वो टर्म इस एपी में कहीं पे अकर नहीं करेगा। तो ये बात क्लियर हो गई, ये बात इंपॉर्टेंट थी और क्लियर भी होनी चाहिए। ठीक है।